नमस्ते मैम, मैं अजीत कुमार सिंह, दिल्ली यूनिवर्सिटी का शोधार्थी। मैं अपने अनुसंधान के लिए यहाँ प्रयाग में आपसे मिलने आया हूँ ताकि यहाँ के रंगमंच के बारे में आपके अनुभवों को जान सकूँ और यहाँ पे किस प्रकार रंगमंच विकसित हो रहा है उसके बारे में जान सकूँ और आपका क्या योगदान है इस रंगमंच के विकास में उसके बारे में भी जान सकूँ। आइए हम मिलते हैं रितंबरा मैम, जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं यहाँ पे और पेशे से वकील भी हैं। मैम के बारे में कुछ जानते हैं। मैम प्लीज़ आप अपने बारे में बताइए और अपने योगदान के बारे में जो रंगमंच से संबंधित है। जी, सबसे पहले मैं छोटा सा अपना परिचय दे दूँ कि रंगमंच से मेरा जुड़ाव आत्मिक जुड़ाव है और एक तरीके से मैं रंगमंच को पूजा की तरह से लेती हूँ। और मेरा ये जुड़ाव जो है रंगमंच के प्रति ये विश्वविद्यालय के समय से ही रहा है। और वैसे तो एक जब स्कूल लाइफ में थी तो जो टीचर्स किया करते थे नाटक, उसमें मैं बहुत चढ़ बढ़ के हिस्सा लेती थी सांस्कृतिक आयोजनों में। लेकिन जो स्कूली जो अभिनय था या जो नाटकों का मंचन का एक जो कॉन्सेप्ट था वो अलग था। लेकिन जब पहली बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया तो सचिन तिवारी यहाँ पे एक बहुत बड़ी हस्ताक्षर थे, ये थिएटर के जुड़े हुए। तो उन्होंने जो है इसका एक चस्का लगाया मुझे और एक लाइट ऑफ द मून एक इंग्लिश प्ले कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कुछ बच्चियों को ले आइए आप। तो उसमें क्योंकि मैं थोड़ा सा जो मेरा जो योगदान था थोड़ा सा उस समय हमारे एक बनवारी लाल शर्मा जी थे, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, वो एक स्वदेशी आंदोलन चलाते थे। अब उसमें वो छोटे छोटे नाटकों की प्रस्तुतियाँ किया करते थे। तो ये लोग जब भी मेरा टाइम फ्री हो तो जाओ रितंबरा को बुला लाओ, तो हम जो है जाते थे। वो छोटी छोटी स्क्रिप्ट वही स्वदेशी जो भैया लोग थे वही लिखते थे। अब वो जो कॉन्सेप्ट था वो मतलब स्वदेशी अपनाओं से भी जुड़ा था और अंग्रेज़ किस तरह से हमारे यहाँ जो आए थे, किस तरह से किन किन चीज़ों को उन्होंने टारगेट बनाया, वो सारे विषयों को छूता हुआ वो स्क्रिप्ट हुआ करता था जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते थे। नमक आंदोलन जैसी चीज़ों पे भी स्क्रिप्टिंग हुई और नीम के पेड़ के नीचे हम लोग उसकी प्रस्तुतियाँ किए। तो ये थोड़ी एक शुरुआती दौर था ये, और वहाँ से नाटकों का जो रुचि है अंदर मेरे वो शुरू हुई। उसी समय मैं BA सेकेंड ईयर में थी, तभी यहाँ पे एक बहुत बड़े हस्ताक्षर वो भी थे, उनको मैं नमन करती हूँ, परिमल दत्ता सर, जो उस समय एक 2 कौड़ी का खेल नाटक कर रहे थे। तो उसके लिए मुझे आमंत्रित किया, तो वहाँ पर मैं उनसे जुड़ी। तो कुछ चीज़ें वहाँ पर शेयर करना चाहूँगी। मैं जो थिएटर शब्द है इससे परिचित नहीं थी कि थिएटर में नाटकों का मंचन किस तरह से होता है। ये तो जानती थी कि नाटक है, इस तरह से स्क्रिप्टिंग वो विश्वविद्यालय में भी मैंने किया। तो जब मैं वहाँ रेगुलर जाना शुरू किया, 1 महीने में वो प्ले तैयार हुआ। वो जो प्ले तैयारी का जो दौर था, वो जो टेक्निक था कि चाहे वो संवाद की बात करें या चाहे वो कैरेक्टर की बात करें, तो दादा जो थे परिमल दत्ता साहब, वो एक एक समझ लीजिए कि पैर से लेकर सिर तक का एक जो जेस्चर, जो बॉडी लैंग्वेज है, कैसे उस कैरेक्टर में हम कैसे 75% अपनी जगह बनाएं उसको पकड़ने के लिए, वो सारी चीज़ों पे बहुत ही बारीकी से सिखाते थे हम लोगों को वर्कशॉप के दौरान। और फिर तब जाके उसको मंचन करते थे, कहीं से भी वो ओरिजिनल कैरेक्टर ना लगे, जिस कैरेक्टर को हम पकड़ रहे हैं उसी कैरेक्टर को। तो ऐसे करते करते उनके साथ मैंने 2-3 प्ले किए। उसके बाद फिर अनिल रंजन भौमिक दादा हैं, उनके ग्रुप में भी मैंने नाटकों में एक और द्रोणाचार्य किया, और एक नाटक और भी था उनके साथ मैंने किया। एक वर्कशॉप की जिसमें भौमिक दादा से भी मैंने बहुत सारी अभिनय सीखा मैंने उनसे वर्कशॉप के दौरान। और उस समय भौमिक दादा की थोड़ी सी टेक्निक अलग थी, वो चूँकि बादल सरकार से थोड़ा सा रिलेटेड थे, तो जो फिजिकल एक कैरेक्टर का कैसा अभिव्यक्ति होना चाहिए वो चीज़ें भौमिक दादा के ग्रुप में हमको सीखने की मिली। कितनी हमें एनर्जी, समानांतर ग्रुप भौमिक दादा के बाद। उसके बाद मैं यहाँ लगभग सभी संस्थाओं के साथ काम की, सुषमा जी के साथ जुड़ी। तो सुषमा जी के साथ मैंने सबसे ज़्यादा नाटक किए हैं। उनके साथ मैंने, क्योंकि एक तो महिला थी
तो घर से भी थोड़ा अच्छा। एक मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी, मेरे परिवार में कोई नाटक वाला नहीं था, तो मुझे बड़ी दिक्कत आती थी कि नाटक करती थी तो घर पे भी डांट पड़ती थी, कहे माता पिता कहते थे पढ़ो। हालांकि मेरे पिताजी सपोर्ट करते थे, जानते थे कि और मेरे पिताजी, आपको मैं बता दूं, मृच्छकटिकम में उन्होंने वहाँ से बनारस से उन्होंने उसमें PhD किया। मेरे पिताजी ने बहुत विद्वान आदमी थे, लेकिन माताजी मेरी नहीं जानती थी। वो नाटक को सोचती थी कि जैसे जो नौटंकी गांव में होता था, तो उसका थोड़ा सा जो साइकोलॉजिकल, हालांकि है कोई अच्छी विधा है, वो भी है हमारे उससे कला से जुड़ी हुई है, विरासत से, एक फोक कला से जुड़ी हुई है, लेकिन एक होता है दृष्टिकोण सोचने का, तो वो सोचती थी कि वो वही कर रही है। तो वो थोड़ा सा विरोधाभास था उस समय। मम्मी नहीं कहती थी, कहती पढ़ाई लिखाई नहीं करती, आ गई नौटंकी करके, ये सब चीज़ें जैसे करती, तो अच्छा भी नहीं लगता था। लेकिन जो मेरे अंदर जो एक अभिनय का जो कीड़ा था, वो कहीं ना कहीं वो खींच ले आता था, कभी मैं बताती भी नहीं थी। अच्छा, एक उसके बाद सुषमा जी के साथ मैंने कम से कम 12-13 नाटक किए, जिसमें से सबरी की प्रतीक्षा है, एक अज्ञे कोलाज है, सागर सीमांत मैंने उनके साथ किया, और इसके अलावा और भी बहुत सारे नाटक थे, अपनी अपनी बात है। और मतलब इसमें आपने एक्टर की भूमिका निभाई इसमें मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रवीण जी हैं, एक रंग संस्था चलाते हैं, उनके साथ मैंने तिरिया चरित्र किया। अभिनव एक संस्था है, उसके साथ मैंने मरीचिका और एक नाटक और कंजूस, मौलिया शेक्सपियर की अच्छी स्क्रिप्ट है, वो किया उर्दू ज़ुबान की। तो उसमें भी मुझे सीखने को मिला, क्योंकि उर्दू ज़ुबान का नाटक कभी किया नहीं था, तो वो भी मेरे लिए एक नया अनुभव था, लेकिन हमने सीखा और उसकी प्रस्तुति की। एक और प्रयोग किया सुषमा जी के साथ, संस्कृत नाटक ये करती, तो संस्कृत नाटक मैं नहीं करती थी तो उसको सीख के उस दौरान किया नाटक, बहुत अच्छा भी लगा, और उसको नाटक का जो प्रस्तुति था वो भी बहुत अच्छा हुआ। और इसके अलावा और भी कई संस्थाएं थी, रंग संस्थाएं, उनके साथ मैंने रोमियो जूलियट किया, आलोक जी के साथ किया। और अभिनय की बात अभी बता रही हूँ, और 25 साल से मैं पथचट्टी रामलीला में भी मैंने रोल किए। सुमित्रा का रोल, तो कौशल्या का रोल किया, मंदोदरी का रोल किया, सुनैना का रोल किया, कैकेयी का किया। तो ये सारे मेरी अभिनय का पक्ष था पथचट्टी से। और इसके अलावा जब मैं ये नाटक कर ही रही थी, तो मुझे मेरे अंदर, जब मैं नाटक थोड़ा सा करते करते घर से भी थोड़ा सा ये लगा कि हमको दिखाना चाहिए कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं। अब दूसरी संस्था, हर संस्था में थोड़ी सी होती है ना कि अगर मैं अपनी फीलिंग, अपनी विचारधारा, अपनी इमेजिनेशन अगर शेयर करूं, तो सामने वाला अपने में साथ अमूमन व्यवहारिक रूप में कोई देता नहीं है प्लेस कि आप अपनी विचारधारा को लाके हमारी संस्था में इस्टेब्लिश करें या उस नाटक की प्रस्तुति करें। तब मैंने उसी सोच के दायरे में मैंने एक अपनी शाश्वत संस्थान बनाई नाटक करने के लिए, और पहला नाटक शाश्वत संस्था से शुतुरमुर्ग किया। ज्ञानदेव अग्निहोत्री की स्क्रिप्ट थी, और जिसका निर्देशन सुषमा जी ने ही किया था ओपनिंग, और मैंने उसमें सह निर्देशन का काम किया था। तो उसमें वो नाटक जो मेरा हुआ, उसमें आपको मैं इंसिडेंट ये शेयर करूं कि मम्मी पापा मेरे गए थे, और बदलाव जो एक मदर का आया उसी नाटक से, और उसमें मैंने जस्टिस को एक मुख्यमंत्री, वो जस्टिस को मुख्य गेस्ट बनाया था। तो उसमें जब मम्मी गई देखने, तो कहीं कि मतलब उस दुनिया से, उस नाटक विधा से पहली बार ये परिचित हुई। अब वो दिन है और आज का दिन है, मेरी माँ अब नहीं मना करती अब कहती है कि नाटक करो, नाटक तो बहुत कठिन विधा है ये चीज़ें थी। अच्छा मैम, आप इस क्षेत्र में, इस राज्य या प्रत्यक्ष रूप से हिंदी रंगमंच के क्षेत्र में आपका महत्वपूर्ण योगदान, इतना आपने बता दिया, काफ़ी चीज़ें सारी आ गई, लेकिन निर्देशन तो अब तक काफ़ी कर लिया होगा। हाँ, निर्देशन में मैंने जो है एक है 1857 से अब तक जंग जारी है, ये झांसी की रानी के ऊपर स्क्रिप्ट थी, तो इसका मैंने निर्देशन किया था जी। और इसके अलावा जो है एक लड़ाई जारी है, रामचंद्र शुक्ल की स्क्रिप्ट थी जी, उसका भी निर्देशन किया।
शुतुरमुर्ग का भी निर्देशन मैंने बाद में दूसरी प्रस्तुति की, जी। जो संस्कृति मंत्रालय से मुझे इसमें सहयोग मिला था। और राज रानी सीता, मुझे इसमें संगीत नाटक अकेडमी से सहयोग मिला, ये मैंने निर्देशन का इसमें काम किया। एक आज़ादी की जंग, ये मेरी खुद की लिखी स्क्रिप्ट है। जी। तो इसको ये मैं एक स्कूल में मैंने एक वर्कशॉप के दौरान एक ग्रामीण अंचल में मैंने इसकी प्रस्तुति की थी। इसकी वीडियो आपको उसमें मिल जाएगी यूट्यूब पे। और इसका भी निर्देशन मैंने किया था। और इसके अलावा जो है और भी नाटक है, दिखाती हूँ। हाँ, इसके अलावा आज़ादी की जंग कथा शकार की किया था मैंने निर्देशन। ये शाकार की कथा साकार, शरीफा वाला शाह, बड़ा वाला अच्छा। शाकार की ये मृच कटिकम का ही हिंदी रूपांतर है। ये इसके जो राइटर हैं वो अजीत पुष्कर साहब हैं। एक किया है मैंने रेगिस्तान में खरगोश, इसका भी निर्देशन किया। ये एक डॉटर फेथ किया था मैंने। जी मैम। डॉटर फेथ, डॉटर फेथ, फेथ FATE। अच्छा, डॉटर फेथ। हाँ, इंग्लिश में? इंग्लिश में नहीं, हिंदी में किया। अच्छा, हिंदी में। कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर थी ये स्क्रिप्ट। जी मैम। और एक यादें किया था। ये उनकी एक यादें की यादें, यादें, सिर्फ यादें। जी। और कुछ याद आ रहा मैम कि? और अभी याद है प्लानिंग में मेरे एक है, अभी मैं एक भीम और कृष्ण के ऊपर एक करूँगी। एक सोलो किया था, मुंशी प्रेमचंद की कहानी का मंचन SNA से ग्रांट मुझे मिली थी। कौन सी कहानी थी? एक्ट्रेस, उसको मैंने नाट्य रूपांतर करके किया था, कहानी का ही नाट्य रूपांतर। और मुंशी प्रेमचंद की ही कहानी मैंने 22 में एक उसका भी नाट्य रूपांतर करके किया था। ये एक्ट्रेस ही मुंशी प्रेमचंद भी है? हाँ, एक्ट्रेस मुंशी प्रेमचंद की ही कहानी है, उसको मैंने नाट्य रूपांतर करके किया था। और दूसरी बड़े घर की बेटी, ये भी मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, इसको भी मैंने नाट्य, ये सब आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। मैम आपका कोई रिज्यूमे है? हाँ, यह है ना, उसी से तो देख रही थी मैं। तो इतना लंबा चौड़ा है। नहीं तो रिज्यूमे भेज दीजिए। हाँ, वही उसी से देख लीजिएगा, जो ऐसे जनरल प्रश्न है वो कर लीजिए। मैम अच्छा, इस क्षेत्र में हिंदी रंगमंच की स्थिति कैसी है? मुझे तो ठीक लगती है, बस ज़रूरत है पढ़ने की। क्योंकि मुझे लगता है कि आज के जो बच्चे हैं वो पढ़ना कम चाहते हैं, और शॉर्टकट विधि से प्रस्तुति की बात करें, चाहे हम पढ़ाई की बात करें, दोनों में वो शॉर्टकट चाहते हैं। जो कि एक्टिंग, जो हमारा जो ये परफॉर्मिंग आर्ट है, ये संभव नहीं है। ये तैयारी मांगता है, स्टडी मांगता है, शोध मांगता है, जैसे आप कर रहे हैं। क्योंकि किसी की स्क्रिप्ट को हम लोग जब पहले स्क्रिप्ट में ही 1 महीने लग जाते हैं तैयार करने में, उसकी लाइट, म्यूज़िक, उसका कॉस्ट्यूम, उसका बैकग्राउंड सोचने में, उसका जो दृश्य है कैसे हम बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। कैरेक्टर को हाँ कैसे हम उसको स्टेज पे कहाँ पे हम उसकी प्रोफाइल देंगे, कहाँ पे उसको जोन, किस जोन में कहाँ से संवाद कराएंगे, तो ये सब चीज़ें करने में एक स्टडी ये भी है। तो स्क्रिप्ट को हम एक बार जब पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता, कम से कम हम वो खुद ही एक निर्देशक को
10 बार कम से कम स्क्रिप्ट को खुद पढ़ना पड़ता है, अगर अच्छे नाटकों की बात कर रही हूँ तो। क्योंकि ऐसे तो असमसामयिक विषयों पे लोग कुछ भी अब परोस दे रहे हैं और वो मेरे ख्याल से उचित भी नहीं है, क्योंकि जनता आज भी अच्छी चीज़ों को आज भी वो पुरस्कृत करती है, उसको सराहती है और उससे उसको देखना चाहती है। तो ये इसका थोड़ा सा अभाव दिखता है। और ये एक चीज़ और भी बहुत बारीकी से मैंने महसूस किया है कि थिएटर में थोड़े से पढ़े लिखे लोग कम आते हैं, जो कि और आते भी जो हैं तो ठीक है, शौकिया भी आए हैं तो उनको थोड़ा पढ़ना चाहिए। तो मतलब गड़बड़ी आपको क्या लग रहा है लिखने में? पढ़ने में रुचि की कमी विद्यार्थियों में जी। क्योंकि लाइब्रेरियां हैं, किताबें हैं, कोई पढ़ना नहीं चाहता, सब नेट से निकाल कर सोचते हैं कि सर्च करके 10 दिन के अंदर हम 15 दिन के अंदर हम प्रस्तुति दे दें, पेपर में बड़ा बड़ा हेडलाइन छप जाए। तो ये तरीका ठीक नहीं है। आप किसी चीज़ की परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो उस परफॉर्मेंस को याद करें। जनता, एक भी दर्शक अगर जाके आपकी प्रस्तुति का विश्लेषण करे तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं होती। ये कमी दिखती है। और अब कठिन नाटक उठा दीजिए तो समझ में आर्टिस्ट को नहीं समझ में आ रहा। अभी मैं आपको एक शेयर करूं, राजा की मुहर और एक कोणार्क, दोनों में प्रस्तुतियां पढ़ रही थी तो उसको हाँ प्रिया, हाँ थोड़ा सा 1 घंटे बाद अभी हम मिलाते हैं। तो मेरे को जी, तो मैं बात कर रही थी, जैसे कोणार्क की एक स्क्रिप्ट उठाई मैंने और राजा की पहला राजा जी। तो ये जगदीश, दोनों जो है जगदीश माथुर की स्क्रिप्ट है और कठिन स्क्रिप्ट है जी। इसमें धर्म और राजनीति की एक अच्छा समन्वय है दोनों में जो मैंने महसूस किया है। लेकिन अभी मैं भी उस स्तर तक में नहीं जा पाई हूँ। लेकिन मैंने कहा कि चलो कुछ बैठते हैं आजकल के लोगों के बीच में। तो एक तो भाषा का जो संदर्भ है उसमें, जो एक तो क्लिष्टेबल साहित्यिक है, उन्होंने उस समय के जो काल है, जो दृश्य है, उसको एक स्तरीय भाषा कह सकते हैं, उसमें उन्होंने पिरोया है जगदीश चंद्र माथुर जी ने अपने अनुभव से। तो उसको ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। और वो कब समझेंगे जब आप पढ़ोगे तब ना। तो डर लगता है कि आर्टिस्ट उन्हीं आर्टिस्टों को लेकर करना है। अब जब आपको खुद ही नहीं पता है कि उस शब्द का अर्थ क्या है या उस इमोशन को आप नहीं पकड़ पा रहे हो, तो कभी कभी लगता है कि फिर सरल नाटक करो भाई, जो ये लोग अपनी अच्छी भाव भंगिमा से प्रस्तुति कर सके। पता चला इन्हीं के सर से निपट जाए तो वो नाटक करने का कोई मतलब नहीं है। जी। अच्छा मैम, इस हिंदी रंगमंच की इस क्षेत्र में तो आपने बात कर ली, इस राज्य में हिंदी रंगमंच की स्थिति को कैसे देखते हैं? मुझे लग रहा है कि जो हिंदी रंगमंच की स्थिति है वो बेहतर है और लगभग हिंदी को लोग, आप अभी कुछ लोग कहेंगे लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। हिंदी रंगमंच की प्रस्तुतियाँ हो रही हैं और जो नई जनरेशन है वो बखूबी हिंदी रंगमंच को बढ़ावा भी दे रही है और ज़्यादा से ज़्यादा कर भी रही है। हाँ, बस दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि जैसे जो मैं कुछ इसमें ऐड कर दूं कि जैसे हम मराठी रंगमंच है, वो सफल क्यों है? सफल वो इसलिए है कि वहाँ से आर्टिस्ट को एक इनकम भी हो जाती है और वो प्रोफेशनल है, तो घर से भी सपोर्ट मिलता है कि भाई ठीक है बच्चा जा रहा है, कुछ अर्न करके आएगा, उसको भी लगता है कि हमें मेरा पारिश्रमिक मिलेगा, तो वो किसी दूसरी दिशा में डाइवर्ट नहीं होता है। तो वो, या बांग्ला रंगमंच देख लीजिए, वो भी प्रोफेशनल है। तो हिंदी रंगमंच पे जो ये थोड़ी कमी है, जो माँ बाप नहीं जाने देते, चाहे लड़के लड़कियों को, जो एक साइकोलॉजिकल, अभी मैंने आपसे शेयर किया था ना कि क्या दृष्टिकोण है, कहेंगे कि जो एक मानसिक दृष्टिकोण उनका जो निगेटिव है कि नाटक क्यों कर रहे हो तुम, उसमें क्या मिलेगा। तो ये इसकी बहुत आवश्यकता है मुझे लग रहा है। और हिंदी रंगमंच पे ये अभी पकड़ नहीं बन पाई है। अभी हिंदी रंगमंच पे वो दर्शक भी नहीं है कि फ्री में तो देखने नहीं आते हैं, टिकट लगा दीजिए तो वो भी नहीं देखने आएंगे। तो इसकी जो है शुरुआत एक होनी चाहिए और इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं। अभी मैंने मनीष जी को देखा था, एक रंगकर्मी है हरियाणा से जुड़े, उन्होंने एक बड़ी अच्छी शुरुआत की है इस चीज़ की, और वो जो है शायद टिकट लगाकर ही शो करते हैं हिंदी का भी,
कई प्रस्तुतियाँ उन्होंने की। तो वो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुझे लग रहा है कि अभी इसकी कमी है, और ये दोनों पक्षों पे दर्शक और भाषा और इस जो नाटक है इस पे अभी काम करने की आवश्यकता है। और एक चीज़ और भी लगता है कि मुझे सरकार को भी लगता है कुछ इस पे उनको अगर बढ़ावा देगा, सपोर्ट करेगा, तो निश्चित रूप से वो ये जो जिस चीज़ के लिए हम लोग परेशान रहते हैं वो चीज़ें सामने आएगी। मतलब सरकार से आप किस तरह की मदद चाहते हैं? सरकार से हम लोग जैसे कि मान लीजिए इस अनुदान? कला के अनुदान तो सरकार देती है, ओके। वो तो मिल रहा है। अब जैसे कि हॉल की बात करें जहाँ मंचन होना है, तो वो एक मान लीजिए यहाँ उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र एक संगीत नाटक वो है, संगीत समिति प्राइवेट सेक्टर का है। तो वो जो उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र है, तो जिनको अनुदान मिल रहा है वो तो नाटक परफॉर्म कर रहे हैं। अब जिनको अनुदान नहीं मिल रहा है, तो जो वहाँ का जो किराया है या जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं वो इतनी महंगी है कि वो सामान्य बच्चा नहीं सोच पाता कि अगर वो मान लीजिए चंदा लगा के या किसी आपस में कलेक्शन करके अगर कोई प्रस्तुति करना चाहता है, तो एक अच्छी जगह पे वो वहाँ अभाव दिखता है। फिर वो इधर उधर स्कूलों में करता है या मान लीजिए किसी पार्क में करता है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है वहाँ 4 लोग 10 लोग देखें। एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए सरकार को एक चाहे उसी में या और भी अगर अपनी उसमें सूची में रखे कि प्रमोट करे, तो ज़रूर इसको अवसर मिलेगा नाटक को भी बढ़ने में। अच्छा जी मैम। अच्छा मैम, ये बताइए इस क्षेत्र में कौन कौन से हिंदी लेखिका या नाटककार हैं जो स्त्री उम्र से जुड़े मुद्दे लगातार लिख रही हैं? कुछ आइडिया है आपको? अब मैंने तो उनको पढ़ा है, जैसे अभी तो आपने लिखा था ना उनको, मनु भंडारी को। अच्छा, मनु भंडारी इस क्षेत्र मैंने यहाँ का यूपी की बात कर यूपी की बात कर रही हूँ। अभी मनु भंडारी तो अब नहीं रही ना? नहीं। हाँ, और कोई इस क्षेत्र तथा राज्य में यहाँ पे इलाहाबाद या यूपी में कोई? देखिए यूपी में एक बनारस में तो अभी नीरजा माधव मैम से मिल के आया। हाँ, हाँ। यहाँ इलाहाबाद में नीरजा जी हमसे मेरी मुलाकात है उनकी मंच पे, बहुत अच्छी। प्रेसिडेंट अवार्ड 21 में मिला। बहुत अच्छी मतलब सोच की लेडी भी हैं और क्रिएटिव मतलब साहित्य में बहुत बड़ा उनका ऊंचा नाम है। बिल्कुल। ये इलाहाबाद में तो अभी आप सुषमा जी से मिलके आए हैं, सुषमा जी लिखती हैं। और एक छोटा सा मैंने भी प्रयास किया है नाटक के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में। और मेरी जानकारी में और तो नहीं है कि जो है कोई महिला लेखिका यूपी में और हो सकता है, वो एक आध वो और भी। और पुरुष मैम? नहीं, यहाँ पर एक है उपन्यास लिखने वाली, अनीता गोपेश जी है। अनीता? हाँ, अनीता गोपेश जी की अभी उन्होंने बुक मुझे दी थी। अनीता गोपेश जी, हाँ। ये लिखती है स्त्री विमर्श पे? हाँ, ये स्त्री विमर्श पे उपन्यास भी लिखा इन्होंने। और ये प्रोफेसर है, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थी। अच्छा, थी। हाँ, मतलब रिटायर हो गई? हाँ, अब रिटायर हो गई है। प्रोफेसर ममता कालिया जी लिखती हैं, वो भी तो हमारे यहाँ की ही हैं। कहाँ पे ममता मैम? ममता कालिया जी गाजियाबाद में है, लेकिन पूरी जीवन तो यहीं प्रयागराज में रही। ये सेवा सदन महिला डिग्री कॉलेज है, उसकी प्रिंसिपल थी। उनके मैंने नाटकों के मंचन किए हैं। अच्छा। दिमाग से उतर गया था। उन्होंने कई नाटक उन्होंने लिखे एक जादू वाला कोर्स नाटक था, देखना पड़ेगा, वो उन्होंने नाटक किया है। जी मैम, आप बोलते रहिए। जी। तो ममता कालिया जी को यहाँ बोलती हुई औरत भी कहते हैं। उनकी साहित्य रचना, उनके जो पतिदेव थे रविंद्र कालिया जी, उनकी भी रचनाएं हैं, उत्कृष्ट हैं। जी मैम, मैं पूछ रहा था कि इस क्षेत्र राज्य में कौन कौन हिंदी लेखिका या नाटककार उपन्यासकार है स्त्री विमर्श से जुड़े मुद्दों पर लगातार लिख रहे हैं? बहुत ज़्यादा मुझे तो पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूं तो नहीं मालूम है, लेकिन 2-3 नाम हैं मेरी संज्ञान में। जैसे इलाहाबाद की बात करूं तो इलाहाबाद में हमारी अभी ममता कालिया जी हैं सर्वोपरि। ममता कालिया मैम तो बॉम्बे सेटल है, दिल्ली में ना? हाँ, दिल्ली में नहीं, गाजियाबाद में, लेकिन यहाँ आती है, उनका लगाव है यहाँ पे। यहाँ मतलब गाजियाबाद में परमानेंट रहती हैं? परमानेंट उनका लड़का रहता है वहाँ पे। और मैम कहाँ रहती हैं? वहाँ पे गाजियाबाद में हम आपको नंबर दे देंगे, पूछ लीजिएगा। और यहाँ प्रयागराज में उनका घर था तेलियरगंज में, हम लोग जाते थे। और उनकी जो अभी इसमें NCZCC में आई थी, तो उनके नाटकों पे हम लोगों ने जो होता है ना श्रुति नाट पाठ, वो हुआ था उनके कई नाटकों का। तो ममता जी उसमें बैठी भी थी, हम
लोग भी उसमें शिरकत किए थे। तो ममता जी हैं, सुषमा शर्मा जी हैं जो लेखन के क्षेत्र में भी हैं और निर्देशन के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं नाटकों के लिए। और अभी महिलाओं की बात करें, अनीता कोपेश जी हैं जो जी। प्रोफेसर हैं लेकिन साहित्य से जुड़ी हुई हैं। लेखन जी। का कार्य जो है चाहे स्त्री विमर्श हो, उपन्यास हो, उस पर निरंतर वो काम करती रहती हैं। और एक मैं ही हूँ, मैं भी वही काम करती हूँ। और इसके अलावा जो महिलाओं में लेखन का कार्य तो मेरी संज्ञान में इलाहाबाद से नहीं आ रहा है, बनारस से एक आध नाम है जी। निर्देशन का काम। आजमगढ़ से एक वो लेडी है, उनका नाम है अभिषेक जी की ममता जी है। ममता जी अच्छा मतलब निर्देशन का काम कर रही है। पूरा नाम क्या है? ममता देख के मैं बता दूँगी। ममता कुछ बनारस में तो हैं, लोग जानते हैं। हाँ, वहाँ पे भी। और पुरुषों में मैम, यहाँ पे पुरुषों में यहाँ पे प्रवीण शेखर जी हैं, निर्देशन का काम करते हैं। प्रवीण शेखर। हाँ, सर प्रवीण शेखर बैक इनकी संस्था है। कौन सी संस्था? बैक स्टेज संस्था है बैक स्टेज। हाँ, आलोक नैयर हैं, अभी इनका भी अपना ग्रुप है, थर्ड वेल है इनका। एक मिनट में, आलोक नायर, इनकी संस्था थर्ड वेल। थर्ड वेल। हाँ, थर्ड बेल जो हम लोग की जब हम लोग शो की प्रस्तुति करते हैं तो पहली पे अलर्ट करते हैं, एक बेल बजाते हैं, फिर दूसरी बेल पे आर्टिस्टों को अलर्ट करते हैं, फिर तीसरी बेल पे पर्दा खुल जाता है। उन्होंने उसी कॉन्सेप्ट पे रखा है। थर्ड वेल। हाँ, और अनिल रंजन भौमिक दादा इस समय आ गए हैं बेंगलोर से, आप उनसे मिल सकते हैं। हाँ, इनकी संस्था है समानांतर भौमिक। और विनोद रस्तोगी स्मृति संस्थान है। इनका संस्था का नाम समानांतर। और कौन है मैम? और विनोद रस्तोगी स्मृति संस्थान है। ये तो निरंतर ये रंगमंडल है, इनका चलता रहता है। क्या नाम है संस्था? विनोद रस्तोगी स्मृति संस्थान। विनोद रस्तोगी स्मृति संस्थान। हाँ, ये इनके विनोद रस्तोगी जी तो बहुत बड़ी ऊंचे हस्ताक्षर है, आप जानते होंगे लेखन की। उन्होंने कई है बदन वगैरह कई नाटक उन्होंने लिखे थे। उन्हीं के लड़के हैं, उन्होंने है बदन। अच्छा, है बदन नहीं। हाँ। है बदन। हाँ, है बदन की 2 बदन है, शायद 2 बदन। है बदन तो किसी और का है मैम। 2 बदन। और कई जो और नाटक हैं उनसे मिलिएगा तो वो बता देंगे, क्योंकि उनके नाटक की प्रस्तुतियाँ वहाँ पे भी होती थी ना, रेडियो में भी जी। तो इनके लड़के हैं आलोक रस्तोगी जी। अच्छा। हाँ, तो वो जो है इस संस्था को चलाते हैं। लेकिन इनके यहाँ जो रंगमंडल का पूरा निर्देशन का जो काम करते हैं वो अजय मुखर्जी जी करते हैं। अच्छा। तो अजय मुखर्जी जी विनोद रस्तोगी नाट्य संस्थान। हाँ, नाट्य संस्थान, स्मृति संस्थान। हाँ, और अजय मुखर्जी जी ने अभी एक नाटक लिखा था। अजय मुखर्जी। हाँ, इसे मिलेंगे तो ये बताएंगे। इन्होंने भी अभी एक नाटक लिखा था, प्रस्तुति भी की है, नाटक रूपांतर भी कर चुके हैं कई जी। और इसके अलावा और भी जो मुख्य रूप से तो यही सब है जो है। अतुल यदुवंशी जी हैं। अतुल यदुवंशी जी, लेकिन वो नौटंकी करते हैं। जी। हाँ, कुल मिला के यही 4 लोग हैं, बस 4-5 लोग हैं। अब ऐसे तो और भी हैं, छोटे छोटे तो अनगिनत हैं, बड़े ये हैं ना। हाँ, लेकिन ये जो रेगुलर जो कर रहे हैं हाँ प्रस्तुतियाँ, अजय केसरी जी हैं, उनकी भी संस्था पुरानी है, रेगुलर कर रहे हैं नाटक, वो भी करते हैं। कौन सी संस्था है? इनकी संस्था है आधारशिला। आधारशिला संस्था। तो अगले सवाल का, इस क्षेत्र में पुरुष निर्देशक कौन कौन है, वो अगला सवाल भी इसी में शामिल हो गया ना मैम। ये पुरुष निर्देशक हैं सारे? हाँ, सब निर्देशक ही बता रहे हैं। अच्छा, उनकी संस्थाएं हैं और निर्देशक हैं जी। इसमें से आपको जैसे प्रवीण जी की बात करें, ये पत्रकारिता से भी जुड़े थे तो ये लेखन का भी कार्य करते हैं जी। तो ये आपको बेहतर बताएंगे। अच्छा, ये लोग के नाटक या जिसमें निर्देशन किया है वो कैसे पता चलेगा मैम? ये लोग से हम नंबर आपसे ले लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, जिससे नहीं मिल पाएंगे ले लीजिएगा जी। अच्छा, अगला सवाल है
महिलाओं, स्त्री नायिकाएं के रंगमंच में आने से रंगमंच की स्थिति में बदलाव आया है क्या? अगर नहीं तो क्या, और हाँ तो कैसे? मतलब महिलाएं आई हैं ना रंगमंच में, कि उस बदलाव देख रही हैं आप? बिल्कुल, बदलाव पूरी अच्छी तरह से हुआ कि जैसे कि पहले रंगमंच पे महिलाएं नहीं आती थी। एक्ट्रेस की बात कर रही हैं ना आप? हाँ, एक्टर की ही बात कर रही हूँ। और अब जो है ये जागरूकता आई है। और पहले क्या था कि हम लोग भी जैसे लड़कियां नहीं आ पाती थी तो बहुत सारे संस्थाएं क्या करते थे, जो थोड़ा सा मासूम सा लड़का था उसी को लड़की का रोल भी करा लेते थे जी। क्योंकि दिक्कतें थी, महिलाएं नहीं मिल पाती थी या घर पे अलाउ नहीं करते थे लोग, जी, क्योंकि जी, जी। रेल चल रहा है, रात में हो रहा है। तो उसके वो बदलाव आया है ज़बरदस्त। और इस फील्ड में भी लड़कियां अब आ रही हैं, ओके। आ रही हैं और मेरे ख्याल से अच्छा कर भी रही हैं। मतलब घर पे बंदिशें नहीं हैं उनको? बंदिशें नहीं है क्योंकि अब लोग समझ रहे हैं कि इस चीज़ को कि नाटक से जो उनका एक सामाजिक व्यक्तित्व है वो कहीं न कहीं प्रेजेंट करता है। एक नाटक वाला अगर 4 लोगों के बीच में खड़ा है तो समझ में आ जाता है कि ये पक्का नाटक करता होगा। जी, जी, जी। ये वो पता चल जाता है। हाँ, बिल्कुल। जी, जी। अच्छा मैम, महिला निर्देशकों के रंगमंच में आने से रंगमंच की स्थिति में बदलाव आया है? अगर आया है तो कैसे, और नहीं तो कैसे, नहीं तो क्यों? देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा प्रतिसत्तात्मक समाज है, तो हम लोग निश्चित रूप से जब महिला निर्देशन के क्षेत्र में उतरी, तो चूंकि अगर हम पर्टिकुलर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पे निर्देशन एक महिला करती थी, वो भी सुषमा जी। सुषमा जी करती थी, और एक पूजा भाभी जो इस समय नहीं है, बहुत अच्छी एक्टर थी और निर्देशिका भी थी, वो इस समय नहीं है, तो वो किया करती थी। उसके बाद लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं किया, सुषमा जी ने ज़्यादा से ज़्यादा नाटकों में किया, तो इनसे कहीं न कहीं प्रेरणा मिली। और हुआ क्या कि जब कोई नया निर्देशन महिला अगर क्षेत्र में आती है, जी, जी, जी। तो जो एक पुरुष साइकोलॉजी है वो कहीं न कहीं मुझे दिखती है। ओके। जो कर रहे हैं जी, जी, जी। वो उनको प्रमोट करने के बजाय वो चाहे उनकी प्रस्तुति का जो चयन करती है स्क्रिप्ट, उस पर वो जो प्रश्न उठाया है, या मान लीजिए कि पूरी प्रस्तुति में कमियां निकालने के लिए, तो मुझे लगता है अगर कोई आ रहा है महिला इतनी हिम्मत करके क्षेत्र में आ रही है तो उसको इतना उसके मोरल डाउन मत करो, उसको थोड़ा सा मौका दो। ठीक है, एक प्रस्तुति आज अच्छी हुई है, कल हो सकता है बेहतर हो। तो मुझे लग रहा है ये एंगल थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। इसी वजह से महिला निर्देशन में भी कमी है, जो कि वो भी हिस्सेदारी बराबर की होनी चाहिए। और जो आ रही महिलाएं, देखिए निर्देशन का काम बड़ा कठिन है, हर महिला आ भी नहीं सकती है। जो स्क्रिप्ट पे चिंतन करे, उसको पढ़ेगी, पूरे इमेजिनेशन के साथ उस प्रस्तुति को देखेगी, वही कर पाएगी। और क्योंकि उसको कैरेक्टर भी करना है, और एक निर्देशिका तभी वो अच्छी निर्देशक हो सकती है जब वो बहुत अच्छी एक्टर हो, मेरा अपना मानना। जब एक्टिंग खुद अच्छी अभिनेता होगी तभी वो एक अच्छी निर्देशिका बन सकती है। तो आपका मानना ये है कि महिला निर्देशन में अभी प्रयाग में कमी है? अभी कमी है। अब 1-2 से तो होना नहीं। अगर जिस रेशियो में मान लीजिए 50 लोग निर्देशन कर रहे हैं, जिसमें से अभी आपको बताया ना 6-7 लोग रेगुलर कर रहे हैं, तो भी उस रेशियो में भी तो नहीं है। कम से कम 5-6 जो रेगुलर वर्क करने वाले हैं उनको 5-6 महिला निर्देशिकाएं हैं अभी जो रेगुलर हैं। रेगुलर में निर्देशक 5-6 नहीं है, बस हम ही 1-2-3 है बस। 2-3 हैं जो रेगुलर हैं। और पुरुषों में मैम? पुरुषों में तो बहुत है। अनिल रंजन जी हैं, अजय केसरी जी हैं, हाँ, अजय मुखर्जी जी हैं, और 8-10 होंगे। 8-10 से ऊपर ही होंगे। 15-20 नहीं है। एक लक्ष्मीकांत वर्मा जी के जो लड़के हैं, भतीजे, वो का क्या नाम है? 10-12 होंगे। हाँ, 10-12 होंगे। निर्देशन में है मजे के। जी। अच्छा मैम, महिला निर्देशकों के आने से नाट्य वस्तु में कहानी जो फ्लेवर होता है में क्या परिवर्तन आया है, यदि वे नाटक भी लिखकर उसका मंचन कर रही हैं तो? देखिए, जब कोई
महिला निर्देशिका जो प्रस्तुति करती है किसी नाटक का, तो एक तो देखिए उसकी अपना जो चिंतन शैली होती है कि वो क्या सोचती है, समाज को क्या दिखाना चाहती है। तो कभी कभी ये भी देखा गया है कि अगर वो समसामयिक विषयों पे कोई स्क्रिप्ट लिख रही है या उसका निर्देशन कर रही है, तो वो निश्चित रूप से अपनी लाइफ का जो स्ट्रगल है वो कहीं कहीं आपको उसके दृश्य में या उसकी प्रस्तुति में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा जी। और कुछ मैम? और इसके अलावा एक एंगल ये भी है कि मान लीजिए कोई निर्देशिका किसी स्क्रिप्ट को चुनती है, तो वो ज़्यादातर जैसे कि स्त्री विमर्श से संबंधित विषय को ही उसको, अब वो उसके स्वाभाविक रुचि में है या जो भी है उसको दिखाने की कोशिश जरूर करती है। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि स्त्री विमर्श उनके मुद्दे अपने नाटकों में वो जरूर दिखाती है, कहीं न कहीं वो चीज़ें दिख जाती हैं। अच्छा। और मैं एक चर्चा करूंगी, जो शत्रुघ्न नाटक मैंने चयन किया कि हमें करना है, तो ये पॉलिटिकल सटायर है। जो राजतंत्र व्यवस्था पहले थी प्रजातंत्र के समय, वही आज भी है लोकतंत्र के समय। इस नाटक में टोटल पॉलिटिकल सटायर था, लेकिन फिर भी एक दृश्य है रानी और राजा के संवाद को। तो जब मैं नाटक मैंने किया, तो जो पुराना था श्वेत और ब्लैक, उसको मैंने कलर कर दिया। एक तो प्रयोग किया नाटक में, कॉस्ट्यूम में परिवर्तित कर दिया। आज की जो पॉलिटिक्स का कॉस्ट्यूम है वो मैंने दिया। संवाद अदायगी वही रखी, क्योंकि हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जो स्क्रिप्ट राइटर है उसके संवाद से छेड़छाड़ ना करें। तो उसमें जो है, जो राजा और रानी का जो एक बातचीत है, या जो उसको एक वर्क देता है रानी को कि चलो तुमको मैंने ये काम सौंपा है राजमहल से, तुम ये करो। या मान लीजिए आज के समय में कोई मंत्री अपनी पत्नी को दे रहा है, अब उसमें मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट डाला और उसमें मैंने प्रयोग किया कि आज जो दिख रहा है लोकतंत्र में जो पार्टियां आ रही हैं देश के लिए कर रही हैं, उसमें जो महिला अगर कोई चरित्र पॉलिटिकल पद पे आसीन होती है, तो वो क्या कर रही है, वो मैंने अपनी तरफ से उसी में दिखाने की कोशिश की। तो ये एक नज़रिया अलग है थोड़ा सा। अगर आप उसका प्रयोग करते हैं, प्रयोग करिए, लेकिन मेरा एक ये है कि मौलिक लेखन से छेड़छाड़ मत करिए। ओके, एक्सपेरिमेंट जरूरी है, लेकिन मौलिक लेखन से छेड़छाड़ नहीं करिए जी। अच्छा मैम, इसमें आपका मैम से कोई मदद मिली है, मतलब इस तरह के सोच में? ये पर्सनल सवाल है। अब चूँकि आप इतना बोल रही हैं सुषमा मैम के बारे में, तो मुझे लगता है कुछ क्या उनकी वजह से कुछ मतलब मदद मिली है इस क्षेत्र को समझने में आपको? मुझे बिल्कुल, क्योंकि मैं नाटक, एक सहजता महसूस होती थी उनके साथ नाटक करने के लिए। और एक कहना नहीं चाहिए कि जब हम उनके साथ नाटक करते थे तो कहीं न कहीं देखते थे, उनको वॉच करते थे कि वो घर है, उनकी जो रुचि है, उनका क्या स्टाइल है पढ़ने का, या वो कैसे काम करती हैं, कैसे आर्टिस्ट को सिखाती हैं। तो वो चीज़ें हम लोग उस पर, हम तो बेसिकली मैं कहूँगी कि काफ़ी हद तक सीखने को मिला। और वैसे तो मुझे लगभग कुछ न कुछ अलग अलग चीज़ें सभी संस्थाओं के साथ लगभग मैंने किया, तो कुछ न कुछ मुझे सभी ने सिखाया है। किसी ने संवाद पे बहुत अच्छा काम करता है, उससे मैंने संवाद सीखा। किसी ने बॉडी लैंग्वेज पे बहुत अच्छा काम किया, किसी ने सेट पे बहुत अच्छी उसकी हमने चीज़ें सीखी हैं। तो सबसे अलग अलग चीज़ें मैंने सीखी हैं। और चूँकि फीमेल है तो हम बहुत सारी चीज़ें सुषमा जी से शेयर भी करते थे। तो वो एक हमको थोड़ा सा सपोर्ट मिलता था, करती भी थी, ऐसा नहीं है। अच्छा मैम, पुरुष तथा महिलाओं के नाटकों के कथ्य में आप क्या फ़र्क देखती हैं? पुरुष और महिला नाटककारों के नाटकों के कथ्य, कहानी, स्टोरी लाइन में क्या फ़र्क देखती हैं? देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि जो कथन है महिला का, तो वो कहीं न कहीं इमोशंस और जो उसकी जो भाषा शैली है वो कहीं न कहीं एक व्यवहारिक कंटेंट को लेके दिखती है कि उसमें ये पक्ष है, या उसके आपको पढ़ने से लग जाएगा कि ये महिला
वो कहीं ना कहीं वो अटैच हो जाती है वहाँ पे अपनी परिस्थितियों में, चाहे वो उसका पास्ट हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे वो भविष्य के लिए कुछ सोच रही हो अपना। लेकिन पुरुष जो है, पुरुष इस एंगल को कहीं ना कहीं वो छोड़ देता है, जो अच्छा। मैं महसूस करती हूँ। वो जो है कहीं ना कहीं वो चीज़ें परोसने की कोशिश करता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई राइटर, पुरुष राइटर सिर्फ इंटरटेनमेंट दे रहा है, यानी कि कोई या व्यंग दे रहा है या कोई ट्रेजेडी ही परोस रहा है, तो वो सिर्फ उसका जो दृष्टिकोण है वो उसी पे बेस है, वो उसी चीज़ को दिखाना चाहता है और ये दिखाना चाहता है कि इसको आप इसको देखो, समझो और अपने जीवन में उतारो। कोई मैसेज है, अच्छा भी मैसेज है, कोई निगेटिव मैसेज भी है, तो वो किस तरह से उस स्क्रिप्ट में सुधार कर सकता है, तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। मतलब पुरुष अपनी सोच को, पता नहीं, मैं शायद आपकी बात को पकड़ नहीं पाया। हाँ मैम। अच्छा मैम, ये बताइए, आप सरकार से इस क्षेत्र में, इस राज्य के रंगमंच के विकास के लिए क्या चाहती हैं? देखिए, आर्टिस्टों की बात करें और चाहे रंग निर्देशकों की बात करें, चाहे हिंदी साहित्य के राइटरों की बात करें, तो अभी इसमें कमियां हैं। सरकार को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब आर्टिस्टों के लिए क्या करना चाहिए? आर्टिस्टों के लिए जैसे वैसे तो सरकार कई फेलोशिप और वो सब खोल रखी है, लेकिन उनकी संख्या है कम, ओके। क्योंकि सीटें कम है। चुनाव का जो प्रक्रिया है उसमें बहुत लिमिटेड लोग आते हैं, तो बहुत सारे लोग वंचित हो जाते हैं और वो फिर शौकिया रंगमंच से जुड़ जाते हैं। तो बहुत सारे विद्यालय और अनगिनत जिस तरह से ऐसे खुल रहे हैं, तो जो ये एकेडमी खुले हुए हैं, जैसे बीएनए अब गिना चुना हुआ है, एकेडमी में बीएनए है, संगीत नाटक एकेडमी है और आपका एक वहाँ एनएसडी है। 2 प्रशिक्षण संस्था है, एक दिल्ली में और एक बीएनए वहाँ पे। अब इसके अलावा कहीं है ही नहीं है, इसमें पूरे यूपी लेवल पे। तो मुझे लगा इनकी शाखाओं का जो है विस्तार होना चाहिए, क्योंकि और भी लोग इससे लाभान्वित हो और बहुत सारे बच्चे अब जो इस मैदान में या इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको मौका मिलता है। और सीट लिमिट रहती है तो उनको मौका नहीं मिल पाता। फिर पता चला कि अगर 2-4 साल बाद उनकी उम्र खत्म हो जाती है तो वो इससे वंचित हो जाते हैं। तो सरकार को इस पर थोड़ा सा मतलब नाट्य संस्थाओं में सीटें बढ़ाएं और स्कूल जैसे नाट्य विद्यालय हैं उसको एकाध और नाट्य विद्यालयों की शाखाएं करें। इसको नाट्य संस्थाओं या विद्यालय जैसे कि एनएसडी हो गया। अब एनएसडी है, उन्होंने कई जगह शाखाएं तो की हैं, लेकिन सीटें बड़ी लिमिटेड है जी। 20 चयन प्रक्रिया ऐसी है कि उसमें सब बच्चे नहीं आ पाते हैं। 20 हो गए, 30 हो गए, यही रेशियो। जैसे वहाँ पे शायद 30 है दिल्ली में एनएसडी दिल्ली में, में 30, यहाँ 20 या 25 है यहाँ के बनारस एनएसडी में। और यहाँ पे कोई नहीं है ब्रांच। यहाँ पे ब्रांच नहीं है। प्रयाग में कोई ब्रांच प्रयाग में एनएसडी की ब्रांच नहीं है ना? अच्छा मैम, अगला सवाल है कि हाँ, इस क्षेत्र तथा राज्य के हिंदी रंगमंच की स्थिति में क्या कमियां हैं? नहीं है। कमियां हैं क्या? हाँ, कमियां के बारे में बताइए। राज्य के रंगमंच, राज्य के क्षेत्र के रंगमंच की कमियां। यहाँ पर भी देखिए, एक अगर हम अभी प्रयागराज का मुद्दा उठाते हैं तो एक उत्तर में सांस्कृतिक केंद्र है जो प्रॉपर जो कमियां हैं, जब हम लोग नाटक की प्रस्तुति करते हैं तो पूरा हॉल लेने के बाद भी, हम लोग पैसे देने के बाद भी, जैसे प्रॉपर लाइट हमें जितनी चाहिए, जिस जोन पे लाइटें नहीं मिल पाती हैं, साउंड सिस्टम नहीं मिल पाता है, उसको हम लोग को अलग से या तो हम लोग बाहर से पे करके अलग ऐड करते हैं। NCZCC की तरफ से उत्तर माध्यमिक सांस्कृतिक क्षेत्र सरकारी है? सरकारी है, तब भी ये सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करते? नहीं, जो
करती है प्रोवाइड। हाँ। जो हम लोग हॉल बुक करते हैं उसका हम लोग पेमेंट करते हैं, लेकिन वो लिमिटेड करती है। हमको मान लीजिए 4 जोन पे नाटक के सीन दिखाने हैं, अब आप 2 ही जोन पे लाइट दे रहे हो मुझे। 2 जोन मतलब स्टेज के 2 स्पॉट पे लाइट दे दिया। अब अगर हमको बैक में दिखाना है, फ्लैश बैक में कोई स्टोरी, या हमें मान लीजिए कि आगे कुछ दिखाना है डाउन स्टेज पे, तो उस लाइट का इंतजाम हम या तो बाहर से करें या तो अतिरिक्त पैसे देकर करें। ये बहुत बड़ी कमी है। ऐसा नहीं है आप प्रॉपर उतना पैसा ले रहे हैं। साउंड सिस्टम है उसमें भी कमियां हैं, थोड़ा साउंड सिस्टम में भी इनको प्रॉपर देना चाहिए। एक प्लेट बैक लगा देते हैं, एक प्लेट बैक से क्या होगा, कम से कम एक बैक पे 2 बैक पे आगे होना चाहिए। इसके अलावा जो अब तो यहाँ पे अभी बन रहा है, अब देखें कैसा होता है। पहले एसी भी नहीं थी, अब एसी लग गई है, खैर लग गई है। हाँ, लेकिन जो आर्टिस्ट को ठहरने का जो वो था, जहाँ आदमी कॉस्ट्यूम पहनता है प्रॉपर, वो व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी। एक ही रूम है, एक इधर वहाँ मेकअप मैन काम कर रहा है, वहीं महिला है, वहीं पुरुष है। अरे कम से कम 2 भागों में तो दे दो ना, एक महिला कॉस्ट्यूम चेंज करे या वहाँ पे अपना बदले। तो ये थोड़ा सा ये सब कमियाँ हैं, ये प्रस्तुति के समय दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी नाटक वाले नाटक करते ही हैं। जी, आप ये 3 चीज़ें बताई आपने। साउंड सिस्टम की सुविधा नहीं है, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र हॉल तो प्रोवाइड करता है, लेकिन स्टेज में पूरे जोनों पर लाइट नहीं देता है। कस्ट्यूम बदलने की महिला पुरुष की सुविधा और भी होंगे मैम, और भी कमियां होंगी। सिर्फ आप यहाँ का नहीं, और भी जैसे और भी क्या कमियां हैं जैसे उस पर? और भी जैसे लोग जैसे बताते हैं और रंगकर्मी साथी हैं कि वहाँ पे बहुत जगह एडिटोरियल नहीं है। अच्छा, तो वो सरकार को वो करना चाहिए। तो वो कहीं स्कूल में कर रहे हैं या कि मंच बना के कहीं पब्लिक प्लेस पे कर रहे हैं। तो जहाँ पे देख रहे हैं कि प्रस्तुतियाँ होती हैं, सरकार ने रिकमेंड कर रखा है कि रंगमंडल यानी कि एनएसडी से जो भारत सरकार ने चयन किया है कि ये लोग प्रस्तुतियाँ करेंगे, जिसमें मैं भी शामिल यहाँ पे। तो अगर यहाँ है तो मैं इनसे रजिस्ट्रेशन कर लेती हूँ। बहुत सारे हमारे साथी बताते हैं, इंटरव्यू के ही दौरान बताया मुझे कि यहाँ पे गंगा जी को एडिटोरियल ही नहीं नाटक करने का। वो लोगों ने खुद मिलकर बनाया है। कुछ जगहों पे खुद ही चौकी लगा के अपना सेट तैयार करते, खुद ही बनाते हैं अस्थायी रूप से। कुछ जगहों पे जगह है लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है उस पर कि सरकार उसको एक अच्छा थिएटर बनाकर उनको प्रोवाइड करा दे। सरकार का ही है जगह, लेकिन वो भी नहीं दे। दिक्कत यही सब है। अच्छा मैम, हाँ, रंगमंच में क्या कमी है, इसे कैसे सुधारा जा सकता है? तो इसी में सुधार तो सारी बातें आ ही गई हैं। सुधार के लिए मैं कहूँगी, सुधार तभी होगा जी, जैसे कि मान लीजिए हमारा मिनिस्ट्री है, तो बहुत सारी चीज़ें अभी जब ग्रांट सेंक्शन करता है, देता है, जो संस्थाएं उनसे अटैच हैं, तो वो दे तो रहा है लेकिन मॉनिटरिंग नहीं करता। अच्छा, मॉनिटरिंग मिनिस्ट्री फंडिंग कर रही है लेकिन मॉनिटरिंग नहीं करती है। भाई अगर आपको क्या दिक्कत हो रहा है, या बहुत सारे लोग जैसे मान लीजिए कहना भी उचित नहीं है, बहुत लोग थिएटर की ABCD भी नहीं जानते, लेकिन वो रंगमंच से जुड़ गए हैं। हम लोग का तो एक लंबा सफर रहा है और जीविकोपार्जन के लिए हमको एक दूसरा कैसे हम गाड़ी हमारी कैसे चलेगी, ये मोबाइल कैसे चलेगा, इसलिए हमको एक दूसरा मजबूर होके मतलब एक व्यवसाय अपनाना पड़ रहा है कि आर्थिक कुछ सहायता मिल जाए। लेकिन अगर जिनके पास सिर्फ जो वो है दूसरे में अच्छे ओहदे पे हैं या पेशे में, वो सिर्फ पैसे का, जैसे उनको पता चल गया कि रंगमंडल में मतलब मिनिस्ट्री कुछ ग्रांट सेंक्शन कर रही है कुछ लोगों को, तो उनको ये मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि एक्चुअल में जो रंगकर्मी है जो रेगुलर कर रहे हैं उन्हीं को मिले ना, उनको न मिले जो इसका गलत लाभ उठा रहे, दूसरे NGO से, दूसरे से मतलब उसमें मंत्रालय से भी पैसा कमा रहे, यहाँ भी घुस आए। अब यहाँ पे भी एक नाटक की प्रस्तुति किसी और से करा के अब वो रंगकर्मी बन गए हैं, उनको खुद ABCD नहीं आती है। तो ये इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि वो व्यक्ति जो कर रहा है वो वास्तव में रंगकर्म है कि नहीं कर
ये चीज़ मतलब आप ये बोल रहे हैं कि इस क्षेत्र में दूसरे से रंग कर्म करा के अपने फंडिंग भी ले रहे हैं। बहुत बहुत सारे हैं वो ठेकेदार टाइप के लोग, सीधा सीधा मैं बोल दूं, जी। यहाँ पे यह रंग ठेकेदार उसको कह सकते हैं जी। यहाँ पे भी इस विधा में भी भ्रष्टाचार है। जी, ये तो बड़ी बात बता दी मैम आपने। जी। हम दूसरों से नाटक कराकर खुद फर्जी रंगकर्मी बनकर फंडिंग प्राप्त कर रहे हैं। प्राप्त कर रहे हैं। जी। अच्छा मैम, लास्ट सवाल है, हाँ। इस क्षेत्र तथा राज्य के हिंदी रंगमंच की कोई स्ट्रेंथ क्या है, ताकत कुछ आपको लगता है कि अभी पैदा नहीं हुई है, पैदा करने की ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत वैसे तो मुझे लगता है कि जो हिंदी रंगमंच है सशक्त है अपने आप में, और जब भी होता है तो समाज पे उसका असर ज़रूर पड़ता है। अगर कोई भी प्रस्तुति होती है, चाहे वो मीडिया उसको हाईलाइट भी करता है और उसकी चर्चाएं भी होती हैं, और इस आधार पे हम लोग जानते हैं, क्योंकि जब वो कोई प्रस्तुति समाज के अंदर चर्चा का विषय बन जाए तो इट मीन्स कि वो सशक्त नाटक हुआ। जी। लेकिन और भी थोड़ा सा स्तरीय, जो राज्य स्तर पे आप बात कर रहे हैं, जी, तो जी, राज्य स्तर पे भी थोड़ा सा उस लेवल का जो हिंदी मंच है अभी उस लेवल पे नहीं हुआ है, उसकी अभी मुझे लगता है सारे रंगकर्मियों को प्रयास करना चाहिए। मतलब राज्य स्तर पर रंगमंच में अभी ताकत की ज़रूरत लाने की है। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा, मैं एक कोएड से उदाहरण देना चाहूँगी। जब कोएड हुआ तो सारे डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ने सब कलाकारों को कुछ न कुछ, कलाकारों को नहीं, सब जगह पैसा सबको मिला, वकीलों को मिला, बैठे बैठे शिक्षकों को मिला, लेकिन एक कला ही क्षेत्र ऐसा था जिसमें सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो एसोसिएट नहीं दिखा उनको ये नहीं दिखा कि रंगकर्मी एक इकट्ठे हैं या उनकी ताकत है। और सत्ता क्या है, वो ताकत देखती, शक्ति देखती है कि कहाँ है इकट्ठा और हमको कहाँ मिलना है। मैम, पॉलिटिकल साइंस में एक प्रेशर ग्रुप होता है, वो प्रेशर ग्रुप यहाँ पे तैयार नहीं था कि जो अपने हक की आवाज़ मतलब लगा पाता। और या सरकार को ये लगना चाहिए। आप थोड़ी सी रंगकर्मियों की भी कमी है कि कोएड में मैंने देखा कि ऐसा नहीं कि आर्टिस्ट नहीं मरे कोएड से, आर्टिस्ट भी मरे, उनको कोई लाभ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बस इसी वजह से नहीं मिला कि यूनाइट नहीं थे। यूनाइट होते तो सरकार अपने आप उसकी व्यवस्था करती। तो ये चीज़ें जो है थोड़ी सी लगती है कि ये होनी चाहिए, राज्य स्तर पे भी होनी चाहिए, एक आवाज़ होनी चाहिए रंगकर्मियों की, वो कमी दिखती है। जी, थैंक यू मैम, बहुत बहुत आभार। अभी मैं बात कर रहा था रितंबरा मिश्रा मैम से, ये प्रयाग की वरिष्ठ और काफ़ी प्रतिष्ठित नाट्य निर्देशिका हैं, रंगमंच थिएटर कर्मी हैं। मैम, फिर से बहुत बहुत आभार टाइम देने के लिए। जी मैम, आपने इतने अच्छे प्रश्न किए।